नमस्कार दोस्तों, यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस की क्लास शुरू करने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर पेपर का और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी का जो सीरीज चल रहा था, उसमें ये स्पेशल साइंस की क्लास है। और इस क्लास में हम आप लोगों को जो सामने ये जो दिखाई दे रहा है, कोशिका एवं उसकी संरचना और पादप हार्मोन तथा डीएनए एवं आरएनए, इन 3 टॉपिक के अंतर्गत हम प्रश्न को कवर करने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इसमें से कुछ आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है उत्सर्जन, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण एंड ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। दोस्तों, इसको क्वेश्चन को करने सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम राइबोसोम के बारे में समझाएंगे। और राइबोसोम के बारे में जो हम समझाएंगे इसको, और इसको सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअली में राइबोसोम होता क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोशिका को थोड़ा समझना होगा, उसका स्ट्रक्चर बना के। मान लीजिए ये कोशिका है और कोशिका के बाहरी पार्ट को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के बाहरी पार्ट को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बीच में होता है केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक के अगर हम देखें तो इसके जस्ट बगल में ही इस तरह झुंड के रूप में ये होता है राइबोसोम। केंद्रक के जस्ट सटे ही होता है ये राइबोसोम। और अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस तरीके से आपका जो इसमें जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। अगर राइबोसोम को हम कोशिका से निकाल दें या फिर राइबोसोम अगर अनुपस्थित हो जाए तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। और कोशिका में अगर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा तो कोशिका सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसके बाहरी आवरण को आपने समझा, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके बीच में ये जो पार्ट, जो खाली पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके बीच में जो खाली पार्ट है यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो खाली पार्ट है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, कोशिका के बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो भाग होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। और कोशिका के सबसे बीच वाला जो भाग होता है वो कहलाता है केंद्रक। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें, यही पूछा था कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है ये संपन्न नहीं होगा। और यहाँ से अभी तक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि राइबोसोम का निर्माण किससे मिलकर के बना होता है। तो अगर हम देखें, जो राइबोसोम का जो निर्माण है ये आरएनए तथा प्रोटीन का मिलकर बना होता है, ठीक है। राइबोसोम किसका मिलकर बना होता है? आरएनए तथा प्रोटीन का। और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसीलिए राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके इतने सारे फैक्ट क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे और उसको देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कोशिका के किस अंग में श्वसन की क्रिया होती है? कोशिका के किस अंग में श्वसन की क्रिया होती है? ठीक है। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गाल्जी कार एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम कोशिका की बात करें, कोशिका में भी जैसे हमारे शरीर में श्वसन करने के लिए फेफड़ा है, उसी तरीके से कोशिका का भी एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इस ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कोशिका का जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। कोशिका का श्वसन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो पूरे शरीर का
कुल जो एटीपी बनता है 38 एटीपी बनता है, उसमें से कुल माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल 34 एटीपी बनता है। जैसे जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है श्वसन क्रिया के दौरान, तो हमारे पूरे शरीर में एक ग्राम ग्लूकोज में 38 एटीपी बनता है, लेकिन उस 38 एटीपी में से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल 34 एटीपी बनता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे शरीर में जो ऊर्जा संचित होती है, जो ऊर्जा स्टोर होती है, वो एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा संचित होती है एटीपी के रूप में होती है। और कोशिका का जो शोषण है किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहते हैं? पावर हाउस। ठीक है, कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि कोशिका के किस अंग में श्वसन की क्रिया होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इस ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग राइबोसोम के बारे में पहले क्वेश्चन में समझ लिए हैं कि राइबोसोम क्या होता है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसका निर्माण आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, इसीलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हम अगर आगे बढ़े, लाइसोसोम के अगर हम जिक्र करें तो लाइसोसोम को अगर हम देखें तो लाइसोसोम जैसे मान लीजिए ये आपकी कोशिका है। ठीक है, और कोशिका में आपका ये केंद्रक है, बीच वाला जो पार्ट है ये केंद्रक है। और आपको हम ये बताए हैं ये जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जो पार्ट है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये गाढ़ा पदार्थ होता है और इसमें सभी कोशिका के पोषक तत्व और पोषक पदार्थ इसी में मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो इसी कोशिका द्रव्य में लाइसोसोम की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। लाइसोसोम की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे होती है। और ये कोशिका में ये लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम कोशिका में एंजाइम का संश्लेषण करता है। ठीक है, लाइसोसोम कोशिका में एंजाइम का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम में ही एक बीच में इसकी थैली पाई जाती है जिसमें एंजाइम का संश्लेषण होता है। कभी कभी होता क्या है, वो जो एंजाइम की जो थैली होती है लाइसोसोम में फट जाती है और ये अपने ही कोशिकाओं को ये पचाने लगते हैं। इसी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं समझ में आया। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, जो अभी हम आपको जस्ट पहले क्वेश्चन में उसको कराए हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। इसको आप लोग स्टार बना लीजिए क्वेश्चन को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग हट करके पूछ लेते हैं कि पादप कोशिका और मानव कोशिका में सबसे ज्यादा अंतर क्या होता है या सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है। तो हम ऑप्शन के जरिए समझेंगे। ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी क्लोटोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। जैसे मान लीजिए अगर ये मानव कोशिका की बात करें और ये जो प्लांट सेल है यानी पादप कोशिका की बात करें तो ये जो बाहरी आवरण मानव कोशिका में होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। मानव कोशिका का जो बाहरी
आवरण ये होता है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये आपका जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये मानव कोशिका में पाया जाता है, लेकिन अगर हम इसको प्लेंट कोशिका की बात करें तो जो प्लेंट कोशिका में ये जो बाहरी आवरण है ये आपका कहलाता है कोशिका भित्ति। ठीक है, जिस तरीके से कोशिका झिल्ली ये कोशिका की संरचना को बनाता है और पदार्थों को कनेक्ट करके रखता है, उसी तरीके से कोशिका भित्ति ये पौधे का बाहरी भाग होता है और ये पौधे की संरचना को कनेक्ट करके रखता है और इसे पूरी तरीके से एक संरचना प्रदान करता है। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है बच्चों। अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये निकलता है कि पौधे की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी होती है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया है कि पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो एक ये बेसिक अंतर है मानव कोशिका और पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, आप लोग कोशिका झिल्ली भी समझ गए। कोशिका झिल्ली मानव कोशिका में सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है कैरोलस लिनियस एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो सही आंसर है हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। देखिए, तो थियोफ्रेस्टस से वो वनस्पति विज्ञान के जनक थे। और अगर हम ऑप्शन बी में अरस्तु की बात करें तो जो अरस्तु थे ये जंतु विज्ञान के जनक थे। ठीक है, अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक थे। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक माना जाता है और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जंतु विज्ञान के साथ साथ अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें कैरोलस लिनियस को, तो कैरोलस लिनियस को आधुनिक जीवों के वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को आधुनिक जीवों के वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था। ठीक, तो आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, अरस्तु जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक, कैरोलस लिनियस जंतुओं के आधुनिक वर्गीकरण का पिता, एंड जो अगले हैं रॉबर्ट हुक, वो कोशिका के सबसे पहले खोजकर्ता थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वैज्ञानिक के द्वारा जीवों का वर्गीकरण पांच जगत प्रणाली में किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस वैज्ञानिक के द्वारा जीवों का वर्गीकरण 5 जगत प्रणाली में किया गया? तो ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है जानरे, ऑप्शन सी है वाल्डेयर एंड ऑप्शन डी है आर.एच. हेटेकर। ठीक है, हम सबसे पहले ये 5 जगत जो प्रणाली हम इसको समझते हैं। अगर हम आर.एच. हेटेकर की बात करें तो उनसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने जंतुओं को और वनस्पतियों को 2 जगत में डिवाइड किया था, लेकिन इसके पहले जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है आर.एच. हेटेकर। तो इसमें आपको जो आर.एच. हेटेकर हैं वो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से ये जो आर.एच. हेटेकर हैं इसका सही आंसर होता है। इन्होंने 5 वर्गों में जो जीवों को बांटा था उसकी अगर हम बात करें तो जो पहला जो उन्होंने बांटा था वो उन्होंने मोनेरा में डिवाइड किया था, मोनेरा, और दूसरा प्रोटिस्टा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा था पादप, चौथा कवक एंड 5वां था एनिमेलिया। ठीक है, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक एंड तीसरा एनिमेलिया।
ये 5 प्रकार का वर्गीकरण इन्होंने जीवों का किया था और इसीलिए इन्हें जीवों के वर्गीकरण का 5 आधार प्रणाली का पिता कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका का आकार क्या होता है? निम्न में से सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 0.02 माइक्रोन, ऑप्शन बी है 0.01 माइक्रोन, ऑप्शन सी है 0.3 माइक्रोन एंड ऑप्शन डी है 0.1 माइक्रोन। तो जो इसका सही आंसर है, अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की, सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें तो उसका जो आकार होता है 0.1 माइक्रोन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है और इसका जो आकार होता है 0.1 माइक्रोन होता है, ठीक है। 0.1 माइक्रोन होता है जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, इसका आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोन, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधे के किस हार्मोन्स को वृद्धि कारक हार्मोन्स कहा जाता है? पौधे के किस हार्मोन्स को वृद्धि कारक हार्मोन्स कहा जाता है? इस टॉपिक में अब हम आपको जो पादप हार्मोन्स है उसे भी क्वेश्चन कराने वाले थे, तो उसी में का एक और क्वेश्चन है कि पौधे का जो हार्मोन पाया जाता है उसमें से एक ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि कारक हार्मोन्स होता है। तो वो ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन एंड ऑप्शन डी है जिब्रेलिन, ठीक है। तो अगर हम इसका जो सही आंसर देखें ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑक्सिन, ठीक। जो ऑक्सिन है पौधे का वृद्धिकारक हार्मोन्स होता है और ये पौधे के जो ऊपरी जो हिस्से हैं, जिस जैसे मान लीजिए तना हो गया, पत्ती हो गया, उसमें ऑक्सिन पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है कि अगर पौधे में ऑक्सिन की कमी हो जाती है तो पौधे में क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी? तो आंसर आपका यही होगा, अगर पौधे में ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाती है तो पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा, यानी उसमें ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के कारण ही एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि जो फल होते हैं जो पौधे से टूट के गिरते हैं या फिर जो पत्तियां होती हैं उससे टूट के गिरती हैं या फिर अलग हो जाती हैं, तो वो किस हार्मोन्स के कारण होती हैं? वो होता है आपका ऑक्सिन। समझ में आई बात? उसके बाद अगर हम बात करें जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन क्या करता है? ये भी एक प्रकार का पादप हार्मोन ही है। तो जिब्रेलिन क्या करता है? ये पौधे के अंदर जो भी ऐसे मान लीजिए बीज होते हैं और बीज में जो सुसुप्तावस्था होती है, मतलब ये जब हम बीज को बोते हैं, कोई भी सीड्स होता है, बीज हम बोते हैं, तो ये क्या करता है? उसको अंकुरित करने का काम करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? बीजों को अंकुरित करने का काम करता है, ठीक है। अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें तो जो साइटोकाइनिन होता है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। साइटोकाइन क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और एथिलीन क्या करता है? यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि पौधे के किस हार्मोन्स के द्वारा फल पकता है? तो वो होता है आपका एथिलीन, यानी फलों का पकना, ठीक है। फलों का जो पकना है किस हार्मोन्स के द्वारा होता है? एथिलीन के द्वारा। और एथिलीन को हम प्राकृतिक हार्मोन्स भी कहते हैं। एथिलीन को हम प्राकृतिक हार्मोन्स कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके और डीप में जाने की कोशिश करें, एक और यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि फलों को किस कृत्रिम विधि के द्वारा पकाया जाता है?
तो उसमें एथिलीन के जगह जगह पर एक और नाम आता है एसिटिलीन। एसिटिलीन फलों को कृत्रिम तरीके से एसिटिलीन के द्वारा पकाया जाता है, और प्राकृतिक जो होता है एथिलीन उसको भी फलों को पकाने में यूज करते हैं। तो एथिलीन एक प्रकार का आपका प्राकृतिक हार्मोन से भी होता है। तो ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, और चारों में जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं एथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन, ये चारों क्या है? पादप हार्मोन्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है कोशिका के आकार और अमाप, कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। एंड ऑप्शन सी है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। एंड ऑप्शन डी है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कोशिका के बारे में कौन सा सही नहीं है। हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन को हम चेक करके फिर हम अपने सही आंसर पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखेंगे कि कह रहा है कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट ए है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोशिका की एक विशिष्ट एक संरचना होती है, और जो कोशिकाओं से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो कोशिकाएं उसको संचालित करती हैं। जैसे एक मनुष्य की एक कोशिका होती है, मानव कोशिका होती है, उसी तरीके से इसमें विशिष्ट पार्ट पाए जाते हैं, और सभी पार्ट के अलग अलग काम होते हैं जो कोशिका को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो बिल्कुल सही है। कोशिकाएं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव बनाती हैं, जीवों की संरचना बनाती हैं। तो कुछ कोशिकाएं छोटी होती हैं, कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, या फिर कुछ जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है, कुछ जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो बी है वो सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, चेक करें इसको, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, तो बिल्कुल सही है। अभी हम आपसे बताए कोशिका की संरचना भी आगे आपको हम समझाए। जो कोशिका होती है, कोशिका में शोषण करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए राइबोसोम होता है, इसीलिए उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। फिर कोशिका में एंजाइम का संश्लेषण करने के लिए लाइसोसोम होता है। तो इस तरीके से कोशिका के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और सभी के अपने अपने फंक्शन होते हैं जिससे कोशिका सर्वाइव करती है। तो यही आपका ऑप्शन सी था कि प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। तो सी भी आपका सही है, यानी आपका बचा ऑप्शन डी। तो यही बचा, तो यानी यही गलत होगा। हम स्टेटमेंट पढ़ के पहले देखते हैं कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। तो ये आपका पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। और कोशिकाओं से जो ऊतक बनते हैं, ऊतक कई तरह के होते हैं हर कोशिकाओं के। तो इसमें एक ही बस ये बात बोल दिया है कि एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। तो ऐसा नहीं है, कोशिकाएं कई तरह की विद्यमान होती हैं जिससे ऊतकों का निर्माण होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है ये गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमको यही खोजना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी आपका गलत आंसर है, मतलब गलत ऑप्शन है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन 9 है, क्वेश्चन जो 9 है कि एक इमारत में ईंटें जीव के समान हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इमारत में ईंटें जीव में के समान हैं, मतलब ये कह रहा है जैसे मान लीजिए अगर ये घर है तो एक जो घर होता है वो एक एक ईंट से मिलके बना होता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जो घर होता है एक एक ईंट से मिलकर के बना होता है।
तो जिस तरीके से घर को बनाने में एक एक ईंट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरीके से कह रहा है अगर एक जीव की हम बात करें तो एक जीव को का निर्माण करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। बिना कोशिका से जीवों का निर्माण नहीं हो सकता, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या फिर बहुकोशिकीय जीव हो। तो वही पूछ रहा है कि जो इमारती ईंटें होती हैं जीवों में किसके समान होती हैं, जीवों में किसके समान होती हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए देखेंगे कोशिकाओं, ऑप्शन बी है अंगों, ऑप्शन सी है ऊतकों एंड ऑप्शन डी है ग्रंथियों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोशिकाओं, क्योंकि हम पहले आपको डिफाइन कर दिए हैं कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से मिलकर बना होता है, जिस प्रकार जितने भी घर हैं एक एक ईंट से मिलकर के बने होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन हम आगे देखेंगे क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 में देखेंगे क्या है, डीएनए का निर्माण कोशिका के कौन से अंग से नहीं होता। इसको आप लोग याद रखिएगा, नहीं पूछा है। डीएनए का निर्माण कोशिका के कौन से अंग में नहीं होता, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन ए को देखेंगे हरित लवक, ऑप्शन बी को देखेंगे राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है केंद्रक। तो ये सभी आपके सामने ऑप्शन है और क्वेश्चन ये है डीएनए का निर्माण कोशिका के कौन से अंग में नहीं होता। तो सीधा सीधा इसका आपको जो आंसर है दिखाई दे रहा होगा और जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राइबोसोम, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए हैं राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है और प्रोटीन का संश्लेषण होने के कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और उसके अलावा ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है। इन तीनों में ही डीएनए का निर्माण होता है राइबोसोम को छोड़ करके। यानी डीएनए का निर्माण हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में होता है, ठीक है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। और ये डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। जो डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है जीन। जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिकता के जो लक्षण जाते हैं वो डीएनए के द्वारा ही जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। यह एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है और इसका जो निर्माण है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में होता है। राइबोसोम में इसका निर्माण नहीं होता, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है और इसीलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी हरे शैवाल। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है। आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया पहले ही समझ चुके हैं, हम आपको बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में शोषण का कार्य करता है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे शरीर का कुल 34 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुल 34 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें आपको आंसर दिख गया होगा। ऑप्शन जो ए है पारगम्य है, ऑप्शन बी है कवक है, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है हरे शैवाल। तो उसमें अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी जो है जीवाणु, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं में नहीं पाया जाता, क्योंकि कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिनमें श्वसन की क्रिया नहीं होती। ये परजीवी होते हैं, मृत उपजीवी होते हैं, ये दूसरों जीवों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कवक पारगम में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि हरे शैवाल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और
हरे शैवाल को अगर हम बात करें तो इनमें आयोडीन का भी निर्माण होता है। ठीक है, आयोडीन का निर्माण करते हैं हरे शैवाल, है ना। आयोडीन का निर्माण कौन करता है? हरा शैवाल। तो हम आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको हम देखें तो इसमें भी डीएनए से ही क्वेश्चन है कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को किसने प्रस्तावित किया था? तो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है लेमार्क तथा डार्विन, ऑप्शन बी है ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन सी फिशर तथा हल्डानी, ऑप्शन डी वाटसन तथा क्रिक। बच्चों अगर हम द्विहेलिक्स प्रारूप की बात करें तो द्विहेलिक्स प्रारूप जैसे कुछ इस तरह की इसकी संरचनाएं होती हैं, ऐसे कुछ होता है, ऐसे इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसकी जो खोज थी वो किसने किया था? आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन जो डी है वाटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने डीएनए का ये जो हेकल्स प्रणाली है इसकी खोज किया था और इन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए होता है वो 2 रूप में बटा होता है और इस तरीके से जो आनुवंशिकता होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो बदलते रहती है यानी जाते रहती है। तो ये आपका द्विहेलिक्स प्रारूप था। इसकी खोज कितने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। आपको हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताए हैं कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीन होती है। ठीक है, उसके बाद डीएनए भी एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए का फुल फॉर्म था बताएं, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो ये आपकी यहाँ से पूरी जानकारी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन जो है क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है यानी लाइसोसोम का निर्माण होता है? तो अब हम ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गाल्जी काय एंड ऑप्शन डी क्रोमोसोम। तो इसका जो आंसर है, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गाल्जी काय। गाल्जी काय के द्वारा आपका लाइसोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, आपको हम केंद्रक समझा दिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि केंद्रक कोशिका के किस भाग में होता है। तो आपको हम उसकी संरचना बताए थे। आप राइबोसोम के बारे में पढ़ लिए कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। गाल्जी काय को आपको हम बताए थे कि गाल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। और क्रोमोसोम भी आपको हम समझाए थे कि जो क्रोमोसोम होता है इसको भी हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं जिसका निर्माण केंद्रक में होता है। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, इसको देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गाल्जी काय में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में एंड ऑप्शन डी अंतःद्रवी जालिका में। ठीक है, डीएनए पूछ रहा है कहाँ मिलता है? केंद्रक के बाहर। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम इस क्वेश्चन को पहले आपको बताए थे कि जो डीएनए का निर्माण होता है वो हरित लवक, केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रहा है कि आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? और हम सीधे ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी ट्रांसलेशन एंड ऑप्शन डी है म्यूटेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर जो हो जाएगा सही ऑप्शन सी ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन यानी आरएनए से प्रोटीन बनने की एक प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक,
अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए ये क्या करता है, ये कोशिका में प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। जिस तरीके से आपका डीएनए होता है, तो डीएनए हमारी जो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है डीएनए, उसी प्रकार से जो आरएनए होता है ये हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करता है और प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और आरएनए में भी न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि जो डीएनए और आरएनए है इसका निर्माण दोनों का केंद्रक में होता है और इस तरीके से दोनों न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो हम अब ये 15 क्वेश्चन की हमारी नंबर की सीरीज थी आज की, और ऐसे ही इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे फिर इस ऐसे ही आपको अच्छे क्वेश्चन आपको हम ला करके सॉल्व कराएंगे। तो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपका जो सपोर्ट है वो मिलता रहे। और देखिए नीचे यहाँ भी लिखा है भाग 2 देखने के लिए वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर आप सब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।